नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर चलाए गए एक शो के मामले को लेकर एंकर को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों बताएंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए कैंपेन को कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से मोड़ा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और एमएसपी के न्याय की मांग की जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ आखिर किस मामले में कार्रवाई की गई है, कोर्ट ने क्यों जुर्माना लगाया है और किसानों के आंदोलन को लेकर किस तरीके के नए बदलाव देखे जा रहे हैं और पंजाब के अंदर विधानसभा के पटल पर नया राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश परिवर्तन चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एनबीडीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। आज तक के पत्रकार के द्वारा एक शो किया गया था, दूसरों के अपराध गिनाने से राहुल गांधी के अपराध कम नहीं होंगे, इसे लेकर जोरदार बवाल हुआ। इसके बाद मामला एनबीडीएसए पहुंचा है तो एनबीडीएसए ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए एंकर से कहा है कि आप अपने प्रोग्राम को हटाइए। ऐसा लग रहा है कि इस प्रोग्राम को एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को ताक पर रखकर बनाया गया है। राहुल गांधी के विरोध में बनाए गए इस तरीके के प्रोग्राम की आलोचना की गई है। दोस्तों जल्द से जल्द वीडियो हटाने के लिए कहा गया है। अच्छे टेस्ट में ये वीडियो नहीं बनाया गया था, इसके दूर तक मैसेज जाने वाले हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें हो रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंपेन का जो स्लोगन लिखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग रोजगार दो न्याय दो नाम का एक टेम्पलेट लेकर जा रहे हैं और बीजेपी के कैंपेन के नीचे जाकर पोस्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों यानी ऐसा लिखा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार नीचे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने छाप दिया रोजगार दो न्याय दो। इससे दो तरीके के फायदे मिल रहे हैं। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी आसानी से कैंपेन कर पा रही है, दूसरा ये कि बीजेपी के जो कैंपेन लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते थे उससे पूरी तरीके से बदल दिया जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही ऐसी कोशिशों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से देश में एमएसएमई का मुद्दा उठाया है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए जा रहे मैनिफेस्टो को लेकर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। एमएसएमई को बल देने पर कांग्रेस पार्टी कई सारे स्कीम का वादा कर सकती है। सबके विचार लोगों से लिए जा रहे हैं कि कैसे भारत के उत्थान में एमएसएमई का योगदान रहेगा। खुला आमंत्रण भेजा गया है। एमएसएमई से जुड़े लोग राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को लेकर बुलाए गए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उत्पादन और प्रगति को नई दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है, लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। एक समावेशी मैनिफेस्टो बनाने की कोशिश की जा रही है। मैनिफेस्टो दो प्रकार के होंगे, एक होगा मैनिफेस्टो ए, दूसरा मैनिफेस्टो बी। मैनिफेस्टो ए के अंदर जनता के सुझाव रखे जाएंगे, मैनिफेस्टो बी के अंदर एमएसएमई के विकास और लाभ के लिए नई रणनीतियां बनाई जाएगी। जनता से कई तरीकों से सुझाव लिया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने और उत्पाद की क्षमता बढ़ाने के उपाय लोगों से पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों मैनिफेस्टो को सीधे जनता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा सुझाव आए और मैनिफेस्टो के अंदर यह नजर आए कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से बात की है, समावेशी मैनिफेस्टो बनाया है। भारत की जनता कैसे चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत बने, कैसे प्रगतिशील राष्ट्र बनने की दिशा में आगे कदम उठाया जा सकता है, नीति निर्माण किस तरीके से किया जाए जनता की भागीदारी के साथ, ये सारी चीजें मैनिफेस्टो में ऐड की जा रही है। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने, रोजगार के सृजन और आर्थिक विकास सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले बिंदु चिन्हित किए गए हैं। राहुल गांधी की ओर से इस पूरे मामले पर एक बयान आया है। वो कहते हैं कि अधिकांश भारतीयों के पास उन अवसरों और प्रगति तक पहुंच नहीं है जिनका आनंद केवल कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं। हमें विकास और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की फिर से कल्पना करने की जरूरत है ताकि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए जो कि हमारी 90% आबादी को पीछे ना छोड़े। मतलब यह है दोस्तों कि अगर भारत के अंदर एमएसएमई का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एमएसएमई छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, हर तरीके के उद्योग होते हैं, ज्यादातर छोटे उद्योग होते हैं, तो उनके विकास से बड़ी संख्या भारत के अंदर फायदा ले सकती है। एमएसएमई का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार एमएसएमई के भारत में कमजोर होने के पीछे जीएसटी को बड़ा कारण बताते हैं। जीएसटी और कच्चा माल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, छोटे उद्योगों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम ज्यादा होने से मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। कारखाने बंद करके फैक्ट्री मालिक रिक्शा चला रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने एक इंटरव्यू भी जारी किया है। सच आपको बता दीजिए, डबल इंजन की सरकार को लेकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हालिया में रामपुर की एक घटना पर सवाल खड़ा किया और गुस्सा भी जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंदर एक इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें एक दलित छात्र की मौत हो गई है। मामला काफी आगे बढ़ गया है दोस्तों। ऐसे में योगी सरकार के दावे पर राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मीडिया में केवल चीजों को मैनिपुलेट करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जो लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, जिनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने लगाया है उन पर 2000 रुपए का जुर्माना। कुछ लोग कह सकते हैं कि पैसा काफी कम है, यह बात सच भी है, लेकिन दूसरी ओर यह बात भी अच्छी है कि कोर्ट की ओर से एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो सत्ता में है, जिनकी पार्टी की सरकार है, तो कोर्ट की ओर से एक बड़ा मैसेज भेजा गया है। पूरा मामला 2012 के मेरठ के सिटी स्टेशन पर रेल रोको से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट में यह पूरा मुकदमा चला। इसके बाद कार्रवाई करते हुए आखिरकार 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों साथ साथ देश के किसान जगह जगह प्रदर्शन करने को लेकर एक रणनीति बना रहे हैं। किसानों ने बीते दिन अपने चौपाल लगाए हैं। इस दौरान किसान पदाधिकारियों ने मोदी जी की गारंटी पर भी सवाल खड़ा करते हुए कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को गेहूं का दाम 2700 रुपए देने की बात कही थी, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ में और भी कई बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लोग छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, चौपाल
कपाल लगा रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर किसान आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो सकता है दोस्तों। साथ साथ पंजाब की असेंबली के दौरान कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कई सारे मतभेद देखने को मिले, लेकिन एक चीज पर जो दोनों पार्टियां एक हो गई वो ये कि पंजाब विधानसभा में शुभकरण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली कूच की जब बात चली थी उस दौरान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। हालांकि किसानों ने दावा किया था कि गोली लगने के कारण मौत हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ और बातें कही जा रही है। बाद में मुकदमा दर्ज किया गया और अब कल किसान अपनी नई रणनीति तैयार करने वाले हैं। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हुआ है, हंगामेदार रहा क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। दोनों पार्टियों की ओर से कोशिश की जा रही है कि उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छा मंच बन सकता है विधानसभा, और ऐसे में दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर होने वाली है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर कई दिनों से लगातार तैयारी कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि यात्रा काफी ऐतिहासिक होगी। यात्रा में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। पिछली बार से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो भी मध्य प्रदेश से गुजरी थी और इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इसके बाद राजस्थान का कार्यक्रम होगा और आगे मुंबई तक यात्रा जाने वाली है। देखते हैं मध्य प्रदेश में किस तरीके का जनसैलाब आता है दोस्तों, क्योंकि नए नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के नए नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी को कहां तक ले जाएंगे ये बड़ा सवाल है। साथ साथ सुक्खू सरकार को बचाने के लिए प्रियंका गांधी का योगदान बड़ा रहा है, जो जानकारी मीडिया में अब सामने आने लगी है दोस्तों। उसके अनुसार प्रियंका गांधी क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिमला में ही रहती है, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभाला है। यही बड़ा कारण है कि प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों के बीच में आपसी विवाद को लेकर तरह तरह की थ्योरियां चलती रहती है, लेकिन अंततः यह फैसला लिया गया और एकजुटता दिखाई गई। प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं फोन किया होगा और संपर्क के साथ के पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कराया है। साथ साथ सोनिया गांधी की विरासत संभालेंगी क्या प्रियंका गांधी? रायबरेली सीट पर पोस्टर बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तैयारी। कांग्रेस पार्टी को लेकर दोस्तों दावा यह था कि सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने के बाद वो राज्यसभा जा रही है, जहां से सांसद बन जाएंगे और इसके बाद रायबरेली की सीट खाली हो जाएगी। तो कौन चुनाव लड़ेगा? तरह तरह की चर्चाएं थी। इन चर्चाओं पर अब विराम लगता दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि रायबरेली के अंदर बैनर पोस्टर लगाए जाने लगे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी को बुलाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी आप आइए यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज गया होगा और इसी का असर दिखाई देने लगा है। बैनर पोस्टर और तरह तरह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आप लोग की दोस्तों क्या राय है? क्या प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद आसपास के इलाके में इसका प्रभाव पड़ेगा, या फिर प्रियंका गांधी को किसी और सीट से, खासकर प्रयागराज जैसी सीट से मैदान में उतरना चाहिए जो गांधी परिवार का एक गढ़ रहा है? साथ साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस ने योगेश सावंत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है दोस्तों। तत्काल कार्रवाई की गई है। इसके साथ में लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं काफी चौंकाने वाले हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3,40,000 अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल करेगी चुनाव कराने के लिए। अब इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है दोस्तों वो ये कि गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच में बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी केंद्रीय बलों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर जो बातें कही है कि 920 और जम्मू कश्मीर को लेकर कि मात्र 635 अर्धसैनिक बल कंपनियां तैनात की जाएगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बंगाल के अंदर स्थिति खराब है कि 920 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को नियुक्त करना पड़ रहा है, और क्या जम्मू कश्मीर की तुलना में बंगाल के अंदर चुनाव कराना आसान है? एक तरीके से ऐसा मैसेज जा रहा है दोस्तों। आप इस तरीके के मैसेज के बारे में क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं? साथ साथ सुप्रिया शिनेट ने एक बयान दिया, कहा कितने दुख की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री कायर ही नहीं झूठा भी है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने यह सब चलता रहता है संदेश खाली की घटना पर नहीं बल्कि अधीर रंजन चौधरी जी के तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयान पर कहा था। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के रैली के दौरान दावा किया था कि यह सब चलता है। इस तरीके का बयान संदेश खाली को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तब उनसे जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को लेकर यह बात कही थी। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी बयान को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों सुप्रिया शिनेट की ओर से लगाए गए इस आरोप पर आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएंगे, क्योंकि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल मणिपुर को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के प्रति हुई हिंसा का वीडियो भी लोगों ने देखा था और ऐसे में जवाब प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पर भी देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ राजस्थान के अंदर क्या बीजेपी में आपस में कलेश एक बार फिर से 2024 के चुनाव को लेकर दिखाई देने लगे हैं? मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं बाबू सिंह राठौर। उनकी नाराजगी यह है कि तमाम प्रयास के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत उनके कार्यों को नहीं करा रहे हैं, क्षेत्र के काम नहीं करा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे अलग अलग गुट के नेता माने जाते हैं। अब वसुंधरा राजे कैंप के नेता खुलकर टिप्पणियां कर रहे हैं। भूंगरा गैस त्रासदी में मदद की मांग की थी, लेकिन ये मांग पूरी नहीं होने के बाद अब निशाना साधा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अपने मुद्दे को लेकर कैंपबाजी शुरू कर दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में हमेशा गुटबाजी देखने को मिलती है। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल कल एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। तेजस्वी यादव ने अलग अलग बिहार की भाषाओं में लोगों से आने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव मैथिली से लेकर भोजपुरी और यहाँ तक की मगधी भाषा में भी लोगों को आने के लिए गांधी मैदान में बुला रहे हैं। 11 बजे का समय उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया है। ये एक तरीके से बिहार में इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन है। देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता नेता लेफ्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी सभी के मिलकर आते हैं और किस तरीके का जन सैलाब देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों पश्चिम
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो 2000 रुपए से भी ज्यादा महंगा गैस का सिलेंडर हो जाएगा, रसोई गैस के सिलेंडर हो जाएंगे। और ऐसा कहने के पीछे उन्होंने कई सारे तर्क भी दिए हैं। 2014 से पहले देश के अंदर सिलेंडर के क्या दाम थे और आज क्या दाम है, आप लोग ये जानते ही हैं। ममता बनर्जी की इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या आप लोग की कोई और राय है, लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना में जब 2023 में चुनाव हुए तो कई सारे सवाल खड़े किए गए। पहला सवाल यह था कि क्या कांग्रेस पार्टी जो वादा कर रही है रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली का बिल माफ हो जाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा? इसका जवाब अब सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा है। दरअसल दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। इसमें तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी बिल को दिखाया जा रहा है। इसमें 612 रुपए का बिल आया हुआ है, लेकिन तेलंगाना सरकार के गृह ज्योति स्कीम के तहत 612 रुपए मुफ्त कर दिए गए हैं, यानी 0 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है। एक तरीके से तेलंगाना के इस खबर को सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक काफी शेयर करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसे डिलीवर किया है। साथ साथ दोस्तों किसान आंदोलन के दौरान रिहाना जो एक अमेरिकन सिंगर है उन्होंने ट्वीट करते हुए नो फार्मर नो फूड की बात कही थी। 2021-22 के अंदर जो किसानों का आंदोलन हुआ था उस दौरान उनका ट्वीट आया था। इस पर कई सारे लोगों ने कहा कि ये तो टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसे देकर ट्वीट किए जा रहे हैं, रिहाना को पैसा दिया गया है, ऐसा करने के लिए किसान आंदोलन भड़काया जा रहा है, देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और अब जो जानकारी सामने आई है दोस्तों उसके अनुसार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में 70 करोड़ लेकर वो परफॉर्मेंस करने वाली है। इस पर लोगों ने सवाल पूछे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक जो 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं वो बताए कि क्या एक साजिश के तहत उन्होंने पिछली बार बयान दिया था, अगर ऐसा है तो फिर अंबानी जी उनको शादी में शो करने के लिए क्यों बुला रहे हैं। अजीत अंजुम की ओर से भी इस बात का समर्थन किया गया है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। के साथ में एनसीपी से गठबंधन के कारण क्या भारतीय जनता पार्टी में एक फूट पड़ सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे ने आशंका इसकी जाहिर की है। एनसीपी से गठबंधन के बाद मेरी सीट को लेकर सवालिया निशान है, ये जानकारी पंकजा मुंडे दे रही है। दरअसल दोस्तों 2024 के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव बड़ी जल्दी हो जाएंगे, नवंबर के आसपास अगला चुनाव हो जाएगा और इसीलिए पंकजा मुंडे की ओर से आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर ये गठबंधन चलता रहेगा तो, क्योंकि गठबंधन में 3 बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, जब सीटों का बंटवारा होगा तो पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे की सीट एनसीपी को दी जा सकती है। और इसके पीछे कई बड़े कारण है, क्योंकि वो एनसीपी का मजबूत गढ़ भी माना जाने वाला है। ऐसे में दोस्तों क्या पंकजा मुंडे के पास कोई और रास्ता नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी की ओर रुख करने के लिए इस तरीके का इंडिकेशन दे रही है, मैसेज दे रही है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि रूस के अंदर कई सारे भारत के युवाओं को बंधक बनाया गया है। इसके बाद भारत सरकार की ओर से कार्रवाई की बातें कही जा रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता है कन्हैया कुमार, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस में हमारे देश के 30 युवाओं को बंधक बनाया गया। आज हमारे देश में युवाओं के लिए मृत्यकाल चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोग अमृतकाल की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार मृत्यकाल की बात कर रहे हैं। रूस में परमानेंट आर्मी नहीं है। वहां गुजरात का एक युवा की दुखद मौत हो गई है। इस पर चारों तरफ चुप्पी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि आखिर क्यों देश के युवाओं को गुजरात, जिसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक डेवलप्ड स्टेट है, तो वहां छोड़कर उनको रूस जाना पड़ रहा है, वो भी आर्मी में शामिल होने के लिए, प्राइवेट आर्मी में शामिल होने के लिए, और उसके बाद उनके साथ एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। कन्हैया कुमार की ओर से उठाई गई इन मांगों पर आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ आंध्र प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी का अतिरिक्त फोकस है। कारण यह है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट कई सारे ओपिनियन पोल में सामने आती रहती है। इसीलिए अब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। सचिन पायलट वाईएस शर्मिला के साथ मिलकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है, एक रैली की तस्वीर काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट तिरुपति में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के साथ वाईएस शर्मिला और वाईएसआर सोनिया गांधी की भी फोटो लगाई गई है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी दूर तक मैसेज भेजना चाहती है आंध्र प्रदेश के अंदर। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या ये कार्यक्रम और ज्यादा बड़ा होने वाला है दोस्तों। और कुछ ऐसी खबरें होती है जिसे जमकर शेयर किया जाना चाहिए, जमकर लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। ऐसी ही एक खबर आई है दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से कुलदीप कुमार नाम के एक कौंडली के विधायक को मैदान में उतारा है दोस्तों। उनके बारे में जानकारी यह है कि कुलदीप कुमार के पिता हैं प्रकाश कुमार, जो एक सफाई कर्मचारी है। जब उनका बेटा विधायक बना तब भी सफाई कर्मचारी थे और आज भी सुबह उठकर सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, यानी अपना काम लगातार करते जा रहे हैं। जबकि उनके बेटे को विधायकी से अब सीधा लोकसभा का टिकट मिला है। एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आम आदमी पार्टी के लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजा है। जनता में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि नेताओं के हम्बल बैकग्राउंड होने के कारण बड़े स्तर पर वोटों के अंदर भी एक तरीके का असर देखने को मिलता है। साथ बिहार में जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग अलग हुए हैं, कह सकते हैं नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, छोड़कर गए हैं, तो आरजेडी के कई सारे विधायकों को साथ में लाने का प्रयास बीजेपी के लोग लगातार कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक है भरत बिंद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विधान परिषद के सभापति ने भरत बिंद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है दोस्तों। इस पूरी खबर से क्या आरजेडी को चिंता करनी चाहिए या फिर नीतीश कुमार को चिंता करनी चाहिए? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, बीजेपी में और भी नेता शामिल होते जाएंगे, तो ऐसा दिन आएगा कि बीजेपी बिहार में खुद से सरकार बनाने पर क्लेम कर देगी, जिसके कारण नीतीश कुमार और बीजेपी के अन्य सहयोगी मात्र देखते रह जाएंगे। साथ साथ दोस्तों एक बड़ी जानकारी यह है कि शुगर फैक्ट्री की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में काफी ज्यादा होती है। शिंदे सरकार ने एक फैसला लिया है, 1200 करोड़ रुपए के शुगर फैक्ट्री के ड्यू को, यानी जो पुराने बकाया है उसको हटाया गया है, उनके बर्डन को कम किया गया है। लेकिन इसमें जो एक जानकारी ये सामने आ रही है कि हर्षवर्धन पाटिल नाम के बीजेपी के नेता की चांदी लग गई है। बड़ा कारण यह है कि उनका अपना फैक्ट्री भी है और ऐसे में इस तरीके के बेल आउट पैकेज के कारण जो फायदा मिला है दोस्तों, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि राज्य में
किसानों की दयनीय स्थिति है, लेकिन दूसरी ओर नेताओं को जमकर फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या इनके बयान का समर्थन करते हैं दोस्तों? इस तरीके से करोड़ों रुपए माफ किए जाने पर आपकी जो राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को एडवाइजरी, कहा जाति, धर्म और भाषा के आधार पर आप लोग वोट मत मांगिए। आयोग की ओर से मांग भी की जा रही है कि भड़काऊ और नफरत वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। दोस्तों इस तरीके की एडवाइजरी पहले भी आ चुकी है, लेकिन कई बार नेता खुलकर इस तरीके का बयान देते हैं जिसे अमर्यादित बयान कहा जा सकता है। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर आपस में मतभेद फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों इस तरीके के गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। क्या ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या फिर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि मंदिर मस्जिद को लेकर भी देश में कई बार राजनीति देखने को मिलती है। 2019 के अंदर भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जिसे धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काने के उद्देश्य से दिया गया बयान कहा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हालांकि कार्रवाई की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्रवाई के बावजूद नेता नहीं रुके और लगातार बयान देते रहे थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण साधने के लिए अब बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी की है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने अंदाज में दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि बीजेपी अमूमन सरकार विस्तार के माध्यम से ज्यादा नेताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करती रहती है। योगी मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को मौका दिया जा सकता है उसमें से एक नाम है, घोसी से चुनाव लड़े दारा सिंह चौहान का। समाजवादी पार्टी में थे लेकिन बाद में इस्तीफा दिया, घोसी से मैदान में उतरे, उनको लगा जीत जाएंगे लेकिन जीत नहीं पाए, तो उसके बाद कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। लगभग एक साल वेट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट में उनको जगह दे सकती है, इस तरीके की चर्चा चल रही है। और ओपी राजभर भी अपना नंबर लगाए हुए थे, उनको भी लग रहा था कि मंत्रिमंडल आज नहीं तो कल मिल जाएगा, और इसके बाद आज आखिरकार उनको मंत्रिमंडल मिलता हुआ नजर आने लगा है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं? आपका क्या मानना है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार केवल राजनीतिक नेताओं को सेट करने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और भी उद्देश्य है? साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद के लिए भी एक बड़ी अपडेट ये है कि उनको Y+ की सिक्योरिटी मिली है। मोदी सरकार के इस फैसले को दो तरीके से देखा जा रहा है। जो बसपा के सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि मायावती अब सक्रिय राजनीति में थोड़ा कम दिखाई दे रही है और 2024 के चुनाव में हो सकता है कि वो बहुत कम रैलियां करे और सारी जिम्मेदारी अब क्योंकि उनके भतीजे आकाश आनंद पर है तो वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां करे, अलग अलग राज्यों के अंदर जाए, तो उनकी सुरक्षा को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। वहीं पर बीएसपी की आलोचना करने वाले लोगों का मानना है कि एक तरीके से मोदी सरकार उनको बताने का प्रयास कर रही है कि वो उनका ख्याल रखते हैं। हो सकता है राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा हो, बाद में अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़े तो बीएसपी उनको सपोर्ट कर दे। इस तरीके की अलग अलग थ्योरियां हैं। आप इनमें से कौन सी बात पर ज्यादा यकीन रखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई सारे दावे हैं, जिसमें एक दावा यह बताता है कि आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी मानी जाती है, हाल फिलहाल में उनके नेता जयंत चौधरी कहते थे कि वो चवन्नी नहीं है लेकिन पलट गए। इसके बाद उनको मात्र 2 सीटें देने का वादा किया जा रहा है। दावे के अनुसार यह भी बात सामने आ रही है कि उनको बिजनौर और बागपत की सीट मिलेगी। हालांकि ये दोनों सीट उनके लिए सिक्योर सीट होगी, लेकिन क्या वो 2 सीटों पर मानेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उनको 7 सीटें देने को तैयार है। अपना दल की बात करें तो उनको 2 सीटें बीजेपी देने को तैयार है, जबकि अपना दल के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं पर निषाद पार्टी और सुभाषपा पार्टी यानी ओपी राजभर को 1 सीट और निषाद पार्टी को भी 1 सीट पर चर्चा चल रही है। हालांकि दोनों नेता क्या 1 सीट पर मानेंगे? क्योंकि सुभाषपा के नेता ओपी राजभर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो यहाँ तक कि 10 सीटें बिहार में भी मांग लेते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15-20 सीटों पर क्लेम कर देते हैं, लेकिन उनका क्लेम इतना बनता है या नहीं बनता, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट और भी आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर उड़ीसा से सामने आई है, जहां पर 13 मार्च 2022 को संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि बीजेडी के विधायक ने लोगों पर गाड़ियां चढ़ाई, शराब पी रखी थी उन्होंने। बीजेडी के जिस नेता पर संबित पात्रा बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया था उनका नाम था प्रशांत कुमार जगदेव, जिनको बीजेडी यानी बीजू जनता दल से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बीजेपी के नेताओं पर गाड़ी चढ़ाने का जिस पर आरोप लगा है, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराज कर रही है, या फिर बीजेपी में लाने के लिए उनको दोष मुक्त कर दिया गया है? आरोप बीजेपी के लोगों ने ही लगाए थे और भाजपा ही उन्हें ज्वाइन करा रही है। साथ साथ दोस्तों संगीता कुमारी हैं आरजेडी के एमएलए बिहार से, जिन्होंने दावा किया है कि उनको दलित होने के कारण गाली दी गई थी, मान सम्मान भी आरजेडी के अंदर नहीं मिल रहा था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि उनको काफी दिनों के बाद यह बात याद आई है और जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो उन्होंने ये गंभीर आरोप आरजेडी के ऊपर लगाए हैं। हालांकि आरजेडी ने इस तरीके किसी भी आरोप को सही मानने से इंकार कर दिया है। देखना है कि क्या वो सबूत भी देंगे या फिर ऐसे ही उन्होंने एक आरोप लगा दिया है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक आरोप है कि वो आरजेडी छोड़कर जा रही है, जबकि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती हुई है। किसी भी विधायक को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये नैतिकता है कि जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, जिस सिंबल को देखकर लोगों ने वोट किया, उसको छोड़ दिया जाए। वहीं दोस्तों एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है, मीडिया में खबर ये चल रही है कि भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा जा सकता है। आसनसोल वो सीट है जहां पर टीएमसी ने बिहार से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर चुनाव लड़वाया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के लोकल उम्मीदवार को चुनाव में शिकस्त दी और ये सीट टीएमसी के पास वापस आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार बाबुल सुप्रियो यहां से मैदान मार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या रिस्क लेगी? क्या पवन सिंह को बिहार से आसनसोल भेजेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा भेजा जाएगा, ये बात लगभग तय दिखाई दे रही है। हो सकता है उनको विदिशा या फिर भोपाल से उम्मीदवार बनाया जाए। नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के अंदर होम मिनिस्टर थे, उनको भी अब ग्वालियर से मैदान में उतारने की चर्चाएं हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिए।